दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एमजीएससी वाला, उसमें आपके सामने जो यूनिट नंबर 5 है, अब अपन उसका रिवीजन करने वाले हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे। तो आपके इसमें पलवल पढ़ेंगे अपन, पलवल से संबंधित पलवन पलवन क्या होता है और पलवन के बारे में अपन चीज़ें समझेंगे कि भाई ये किस प्रकार से लिखा जाता है, आपको किस प्रकार से पलवन को करना होगा। आपके सामने जो देखने को मिलेगा पलवन, तो पहले प्रारूप समझेंगे, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से जाकर पढ़ लेना। प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पंक्ति में पलवन कीजिए। कौन सी पंक्ति का? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो सबसे पहले अगर पलवन की बात करें तो होता क्या पलवन? देखो, पलवन होता है एक प्रकार से आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी और उस पंक्ति पर आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से उसको विस्तृत रूप से समझाना है। समझ में आ गया? आपको एक लाइन दे दी 9 2 11 होना, उसके बारे में आपने पूरा डिटेल से समझा दिया कि भाई वो होती क्या है। लेकिन ये तो एक लोकतिया मुहावरा हो गया, इस प्रकार से नहीं आएगी। कोई ना कोई, किसी ना किसी राइटर की कोई कविता, कोई दोहा, कोई एक आध लाइन हो गई, कोई वाक्य की, पंक्ति की, इस प्रकार से आपको दी जाती है जिसका कोई विस्तृत अर्थ निकल सके। समझ में आ गया? जिसका कोई सारांश निकल सके, जिसका कोई विस्तृत रूप से अर्थ निकल सके, उसको आपको क्या कर दिया जाता है, उस पंक्ति को आपको विस्तृत रूप से बताना है। व्यवहारिक जीवन में उस सब चीज़ों का क्या महत्व है उसके बारे में बताना, उसी को पलवन के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने पलवन क्या है, सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। इस प्रकार के सामने जो पलवन है इसके आपको डिटेल में समझाना है। समझ में आ गया आपके सामने? अब इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये पलवन किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को बताना है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जो महान कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा लिखी गई है। अब पहले आपको सबसे पहले उन कवि के बारे में बताना है, अगर आपको पता है कि भाई कौन से कवि के द्वारा वो लाइनें लिखी गई हैं। अच्छा, फिर बताना आपको कि उन लाइनों में क्या लिखा गया है। उसमें क्या कहा गया है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। मतलब क्षमा सोबती, क्षमा देना भी उस व्यक्ति को शोभा देता है। किसको? भुजंग। भुजंग मतलब क्या था? सर्प को जिसके पास गरल है। मतलब क्षमा देना भी उस व्यक्ति को शोभा देता है, उस सांप को, सर्प को शोभा देता है जिसके पास क्या है, गरल। मतलब क्या था? विष है। यहाँ पर क्या बताया गया है, रामधारी दिनकर ने बताया है कि उस सांप को क्षमा देना एक अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, गर्व की बात माना जाता है जिसके पास विष होता है। भाई जिसके पास विष नहीं है, वो चाहे आपको डसे ना डसे, आपको कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। पानी में रहने वाले सांप आपको डस ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास जहर नहीं होता है। और कोबरा डस ले तो यस, मतलब आपकी जान जा सकती है। अगर उसने आपको नहीं डसा तो ये वो आपकी जान बच गई। तो ये आपके लिए, क्षमा के लिए, उसके लिए आपका लायक है। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है उनको अपन और अच्छे से समझ लेंगे। तो यह दर्शाता है कि क्षमा जैसा सद्गुण का महत्व तभी होता है जब शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाए। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी बड़े उच्च पद पे बड़ा व्यक्ति है, आपसे जो पैसे में, धन में, बाहुबल में, आपके सामने समझ में, ज्ञान में, अगर वो व्यक्ति अगर आपको क्षमा कर दे तो आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए एक उसका महत्व होता है, उसका सद्गुण है, उसके अंदर क्या है, एक कृतज्ञ है। समझे? वो माना जाएगा। लेकिन जैसे कि भुजंग सांप जिसके पास विरल होता है, वही किसी व्यक्ति को डसने के बजाय क्षमा करते हैं। तो ये उसी प्रकार से है, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति को किस रूप में दिखाया गया, एक सांप है सर्प के रूप में जिसके पास विष है, अगर उसने आपको नहीं डसा है तो क्या है, ये उसकी कृतज्ञता है, उसका सद्गुण है। समझ में आ गया? तो उसी की क्या जो क्षमा है महान मानी जाती है। जिसके पास सब कुछ हो, भैया जी अगर उसने आपको मतलब क्षमा कर दिया तो समझ लीजिए कि सद्गुण वाला व्यक्ति है। इसके विपरीत यदि कोई शक्तिहीन व्यक्ति आपको क्षमा करता है तो उसकी व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति अगर आपको माफ कर दे तो उसमें उसकी कोई मानता नहीं मानी जाती, उसकी व्यवस्था मानी जाती है। भाई अगर आप एक बात सोचो, एक अखाड़े में अगर एक अखाड़ा का मैच चल रहा है, एक पहलवानी का मैच चल रहा है, और एक हल्का सा दुबला पतला आदमी अगर बहुत बड़े पहलवान को हरा दे तो क्या हो जाती है, उसका कितना नाम हो जाता है कि वाकई में यार उसने कितना तगड़ा रहा है। और अगर वो उस दुबले पतले को हरा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता था शक्तिहीन आदमी है। इसी तरीके से अगर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो अगर आपको क्षमा कर देता है तो उसमें उसकी कृतज्ञता होती है।
समझ में आ गया। और अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, वो अगर आप माफ भी कर दे तो उसकी क्या मानी जाएगी, उसमें उसकी व्यवस्था मानी जाती है। यह कथन हमें सीख देता है कि समाज में जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र सक्षम या बलशाली होते हुए भी किसी कमजोर की गलती को माफ कर देता है तो उसकी महानता स्थापित होती है। तो इस बात में ये जो पंक्तियां हैं इसमें यही बात पता चलती है कि अगर कोई महान देश है, समझ गया आपके सामने, अगर वो अपने छोटे व्यक्ति को, अगर आप जीवन में कभी शक्तिशाली बनो, पद पे, पैसे में, बाहुबल में, तो आपको अपने जीवन में उस कृतज्ञता को, उस महानता को अपने विचारों में सदैव जिंदा रखना है कि आपसे अगर कोई जो नीचे है, चाहे नीचे पद में हो, चाहे नीचे आपके सामने धन में हो, बाहुबल में हो, चाहे शक्ति में हो, किसी भी आधार में अगर कोई व्यक्ति है वो शक्ति के क्रम में अगर आपसे नीचे है तो आपको हमेशा उसको क्या करनी है, कोशिश करनी है, उसको माफ़ी देनी है। क्योंकि अगर आप उसको हरा दोगे तो भी उसमें आपकी महानता नहीं गिनी जाएगी, आपकी महानता उसको किस में होगी, उसको क्षमा करने में या माफ़ी करने में ही मानी जाती है। यह उस व्यक्ति की नैतिक श्रेष्ठता का परिणाम है। और ये किस चीज़ को बताती है कि जो बाहुबल वाले व्यक्ति ने अगर आपको माफ़ किया तो ये उस व्यक्ति की नैतिकता है, उसकी संस्कार है, उसकी ही श्रेष्ठता का गुणगान होता है। जहां शक्ति का उपयोग विवश के लिए नहीं बल्कि संयम, उदारता व शांति स्थापित के लिए किया जा रहा है। और शक्ति का प्रतीक क्या होता है, शक्ति का प्रतीक हमेशा विनाश के रूप में देखा गया है। समझ गए, शक्ति को किस रूप से जोड़ा जाता है, विनाश के रूप से जोड़ा जाता है। अगर वही शक्ति है, अगर उसमें उदारता आ जाए, अगर उस व्यक्ति में शांति आ जाए, उस व्यक्ति में संयम आ जाए, तो वो व्यक्ति कैसे गुण धारण कर लेता है, क्षमा करने का गुण धारण कर लेता है। अगर आपके अंदर किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का गुण है तो आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर है, संयम आ चुका है जीवन में, आप कैसे उदारता है आपके जीवन में, और आपके शांति को सहयोग करने वाले व्यक्ति हो। एक सशक्त व्यक्ति का समाधान केवल दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाता है। अगर आप अपने पद से नीचे, अगर आप शक्ति के क्रम में कोई आपसे नीचे, अगर आप उसको क्षमा कर देते हो तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी महानता के रूप में दर्शाया जाएगा। काफ़ी लोगों में ये होता है कि भाई अगर वो, उनकी टारगेट ही कौन होते हैं, जो शक्ति में क्रम में उनसे नीचे हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करना उनका क्या होता है, सबसे मुख्य लक्ष्य होता है। समझ में आ गया। ये लाइनों ने हमें यही समझाया है कि अगर आपसे कोई शक्ति में नीचे के क्रम में उसको आप माफ कर दोगे तो ये आपकी दुर्बलता नहीं, महानता का दर्शन दिखाएगा। उच्च मानवीय मूल्यों का परिचय होता है और साथ के साथ क्या बताता है कि आपका जो मूल्य है वो क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत आप समझदार हो, अपनी जो शक्ति आपने जो ईश्वर ने प्रदान किया है आपको, या आपने जो खुद ने व्यक्तिगत रूप से जो आपने कमाई है उसका क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो पलवन होते हैं उनको लिखा जाता है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, कोई एक लाइन दे के रखेंगे, एक पंक्ति दे के रखेंगे, कोई दोहा दे के रखेंगे, कोई ऐसी पंक्ति होगी जिनका सामाजिक कोई अर्थ निकलेगा, और फिर उनको क्या करना है, आपको उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपने क्या कर दिया, पहले उन लाइनों को क्या अच्छे से, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उस कवि का नाम लिखा, फिर उसको आपने समझाया कि इस लाइन का क्या अर्थ है, और फिर उसका नैतिकता के रूप में क्या अर्थ निकलता है, सामाजिक रूप से क्या अर्थ निकलता है, उसको आपने और डिटेल से समझाया। तो इस प्रकार से पलवन है उनको लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पलवन के पूरे प्रारूप के बारे में समझ आ गई होगी। अब अपन बढ़ेंगे आपके सामने, अथवा में आपको एक प्रश्न और देखने को मिलता है, किसके बारे में, निबंध के बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो पिछली बार आया था मेरे प्रिय कवि, मेरा भारत महान, स्वदेशी जागरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आपके सामने देखने को मिला था। इसमें से एक करवा दे रहा हूँ कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। कौन सा है, मेरा भारत महान है। समझ में आ गया। इसमें देखेंगे, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और विविधता के लिए विश्व भर में विख्यात है। तो भारत कैसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो किसके लिए जाना जाता है, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी विविधता के लिए क्या है, विश्व भर में विख्यात है। समझ में आ गया आपके सामने। भारत एक ऐसा देश है जो किसके लिए मानता है, अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, विविधता के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। हमारे भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतने प्रकार की पग पग पे, गांव से गांव में आपके बोलियां बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है। समझ में आ गया। हम इतने भेदभावों के बावजूद, सामाजिक धार्मिक क्षेत्रीयवाद के बावजूद भी हम एक हैं, स्थापित हैं। ये एक बहुत बड़ी महानता का परिचय है। वास्तव में महान होने के कई आयाम समेटे हुए। अगर आप भारत के वास्तविक स्वरूप को समझो, हम अपने भारत के भारतीय होने के गुणों को समझें, तो हमें पता चलता है कि हम वास्तविकता में क्यों महान हैं। इसमें
इसकी महानता केवल इसके विस्तार, भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या में नहीं है। अगर आप भारत की महानता की बात करें तो इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम बहुत विशाल हैं। समझ में आ गया आपके सामने, बहुत विशाल होना महानता का परिचय नहीं है। हम बहुत बड़ी जनसंख्या को स्थापित किए हुए हैं, इस बात में भी कोई महानता का परिचय नहीं है, बल्कि उसके हृदय में निहित सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और जो लोकतांत्रिक मूल्य वो गहराई से भरे हुए हैं। किस चीज़ से महानता का परिचय भारत का, कि हमारे अंदर किस चीज़ के गुण है, सहिष्णुता के गुण है। समझ में आ गया। हम सभी लोगों को एकजुट करने पर विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व है हमारा। किस प्रकार का व्यक्तित्व है हमारा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है हमारा। और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको हमने गहराई से समेटा हुआ है। भारत की भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। और भारत की भूमि है वो कैसी रही है, ऋषि भूमियों की तपोभूमि हुई है। वैदिक काल से लेकर आज के समय तक हमारे जो संत समागम की जो परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, धार्मिक मूल्य हैं, वो आज भी हमारे नैतिकता, हमारे संस्कार, हमारे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर उसी तरीके से समायोजित हैं। जैसे पहले थे वैसे ही आज के आज समायोजित हैं। इसीलिए भारत को कैसी भूमि माना जाता है, तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ वेद, उपनिषद और गीता जैसे अमर ग्रंथों की रचना हुई। और भारत वो भूमि है जहाँ पर साहित्य और आपके सामने धार्मिक साहित्य की जो रचना है उसमें अलग अलग शुरुआत वेदों से होती है, आगे बढ़े उपनिषद और गीता जैसे अमर ग्रंथ जो पहले के समय भी पढ़ने में उतने सजीव, सार्थक और वास्तविक लगते थे जितने आज के समय अगर आप उनको पढ़ते हो तो उतने लगते हैं। जहाँ अनेक ग्रंथ हैं, धर्म है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और अन्य बहुत से धर्म है, सबके सब धर्म है वो भारत में बहुत अच्छे से समायोजित हैं, संगम के साथ रहते हैं और एकजुटता के साथ, बंधुत्व के साथ रहते हैं। इसकी विविध धर्मों, ईसाई व इस्लाम धर्मों को भी खुलकर अपनाया है। भारत की वैदिक संस्कृति है उसकी शुरुआत वैदिक संस्कृति से होती है। हम अपनी जो संस्कृति में हिंदू धर्म को जन्म देते हैं, आगे जाकर हमारे द्वारा जो सनातन परंपराएं हैं, लेकिन उसके बाद में वक्त बदलता है और भारत में मुस्लिम आक्रांताएं भारत के अंदर आक्रमण करते हैं। मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो भारत के अंदर स्थापित होता है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद में जो आपके सामने उपनिषद काल के अंदर जो आप यूरोपीय लोगों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है, भारतीय संस्कृति ने उनको भी सहृदय खोलकर स्वीकार किया है। हम अनेकता को एकता यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर अपन भारत देश की बात करें, यहाँ की अगर अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी विशेषताएं कौन सी है, हम अनेक होने के बावजूद भी एक हैं। चाहे हम अनेक संस्कृति के आधार पे हैं, हम अपनी विचारधाराओं के आधार पे हैं, हम धार्मिक स्वरूप से, जातियों के आधार पे, क्षेत्रीयवाद के हिसाब से, बोलियों के हिसाब से, शिक्षा के आधार पे, हाँ अगर आप गुण, अगर भेदभावों को देखने पर आओगे तो आपको बहुत से भेदभाव मिल जाएंगे, लेकिन हमें गर्व है, हम एक हैं इस विचारधारा पे कि हम भारतीय हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, वेशभूषाएं और खान-पान होते हुए भी लोग एक भारतीय होने के नाते एकजुट हैं। तो मैंने बता दिया कि अलग अलग प्रकार से हम एकजुट हैं, लेकिन भेदभाव है हमारे अंदर, लेकिन हम भारतीय का जैसे शब्द आता है हम सभी के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। ये एक कृषि प्रधान देश है जहाँ गांव इसकी आत्मा है। भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कृषि करने वाले लोग रहते हैं। हमारे गांव, हमारे जो सबसे खूबसूरत सभ्यता, संस्कृति हमारे कहाँ पर बसती है, गाँव में बसती है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी बहती हैं और हिमालय जैसे पर्वत इसके गौरव प्रदान करते हैं। और अपन बात करें, भारत में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का समागम देखने को मिलता है और यहाँ पर जो हिमालय जैसे पर्वत हैं उनका भी गौरव लोगों को प्राप्त होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत का अभूतपूर्व प्रगति की है। और अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें आप में, उसमें भी भारत ने बहुत अच्छा क्या किया है, अपना आगे बढ़े हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन उनकी बढ़ती वैज्ञानिक शक्ति का प्रमाण है। और अगर अपन बात करें जो चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन है, इन्होंने भी भारत की जो वैज्ञानिक शक्ति है उसको क्या है, उसको वैज्ञानिक प्रमाण देने का कार्य किया है। हालांकि भारत में अभी भी अनेक प्रकार की गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत अभी भी काफ़ी चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है, हम सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का आज भी सामना कर रहे हैं।
फिर भी अदम्य भावना, लोकतांत्रिक परंपरा और विश्व शांति के प्रति अपन क्या है, प्रतिबंधित है। मतलब हमारे अंदर अदम्य भावना है किसकी, लोकतांत्रिक परंपराओं को, फिर भी हमने इतनी विविधताओं के बावजूद लोकतंत्र को क्या है, समेटे हुआ अपने अंदर। साथ के साथ विश्व शांति के प्रति हम सिर्फ अपने भारत देश में शांति की बात नहीं करते, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने की बात करते हैं। भारत के जो गुटनिरपेक्ष की नीति है वो इसी चीज़ की बात करती है कि हम पहले ना आक्रमण करेंगे और ना अगर कोई देश है अगर आक्रमण करता है उसका सहयोग करेंगे। हम अपने स्वतंत्र विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति हैं और ये स्वतंत्र विचारधारा किसका समर्थन करती है, आपके सामने आपका समर्थन करती है किसका, विश्व की शांति का। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अतीत से प्रेरणा ली और भविष्य की आशा के साथ बढ़ता है। और भारत कैसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास से हमेशा सदैव सीखा है और अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सदैव प्रयास किया है। इसलिए मेरा भारत देश क्या है, वास्तव में महान है। और ये कुछ प्रमुख गुण हैं हमारे भारत देश की महानता के। तो यह आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 में मैंने एक निबंध लिख के बता दिया आपको इस प्रकार से करना है, और एक पलवल भी करके बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।